राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में भाग 1 पूरा कंप्लीट कर दिए थे। आज उसका भाग 2 था जो कि नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 में क्या है, नागरिकता, और अनुच्छेद कितने हैं, 5 से लेकर 11 तक है। तो भाग 1 को हम थोड़ा सा कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितना रिवीजन कीजिएगा जितने बार रिवीजन कीजिएगा उतना याद रहेगा। तो कल हम क्या क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट पढ़े थे भाग 1, यानी पढ़े थे दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा था, तो ब्रिटेन का संविधान था। बोलेगा दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा था, तो ब्रिटेन का संविधान था। और बोलेगा दुनिया का सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान कौन था, तो अलिखित भी बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन था, तो अमेरिका का संविधान था। लेकिन ये अनुच्छेद के अनुसार ये क्या था, छोटा था, क्योंकि इसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, 7। और ये बोलेगा यूएसए का यानी अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, तो 1789 ईस्वी में हुआ। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में हुआ। बोलेगा अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। अब लेकिन बोलेगा सबसे छोटा संविधान किसका है, तो मोनाको का है। सबसे छोटा संविधान किसका है, मोनाको का है। लेकिन वो किसके अनुसार है, तो शब्द के अनुसार है। क्योंकि मोनाको में कितने अनुच्छेद थे, तो 96 अनुच्छेद थे। फिर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन था, तो भारत का था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन था, तो भारत का था। उसमें कितने संविधान थे, उसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग था। उसमें कितना भाग था, 22 भाग था। 395 अनुच्छेद थे और 12 क्या था, अनुसूची था। 12 क्या था, अनुसूची था। और ऐसे गिनती के अनुसार कितने कितने भाग हो जाते हैं, 25 भाग हो जाते हैं। गिनती के अनुसार कितने भाग हो जाते हैं, 25 भाग हो जाता है। लेकिन भाग 7 को क्या कर दिया, निरसित कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। फिर भाग एक में क्या था, तो भाग एक में जो था वो भाग 1 में क्या था, भारत राज्यों का संघ है, संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या था, भारत राज्यों का संघ या राज्य क्षेत्र था उसमें, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का था। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अनुच्छेद 1 में क्या था, कहता था कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या है, संघ क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या कहता था कि अनुच्छेद 2 कह रहा था कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का शक्ति है। विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। और अनुच्छेद 3 में क्या था, तो अनुच्छेद 3 में था उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद। इसके ये किसके पास अधिकार है, तो संसद के पास अधिकार है। अनुच्छेद 4 था जो कि अनुच्छेद 2 और 3, अगर अनुच्छेद 2 और 3 का यूज किया जा रहा है तो उसको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 368 के तहत इसमें कोई संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये साधारण बहुमत से होता है। क्या होता है, साधारण बहुमत से होता है। बोलेगा भारत का एकीकरण किसने किया था, तो भारत का एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर हम लोग जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम देशी रियासत कितने थे, तो उस टाइम 562 देशी रियासत थे। कितने थे, 562 देशी रियासत थे, जिसमें सभी देशी रियासत भारत में मिलने के लिए तैयार था। लेकिन 3 देशी ऐसे रियासत थे जो कि भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से वो देशी रियासत थे जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो पहला था चुनागढ़ था। फिर था जम्मू कश्मीर और कौन था ये, हैदराबाद। चुनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। चुनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। और कब किया गया था, तो सितंबर 1948 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, सितंबर 1948 ईस्वी में किया गया था। बोलेगा कि हैदराबाद को किसके मिलाया गया, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, तो ये सितंबर 1900 चुनागढ़ को नवंबर 1900 से सॉरी इसको सितंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद को मिलाया गया था। सितंबर 1948 ईस्वी में किसको मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। और इसको 1947 ईस्वी में मिलाया गया था। चुनागढ़ को कब मिलाया गया था, 1947 ईस्वी में मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया था, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को मिलाया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया था, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया था, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था।
फिर भारत में देसी रियासत को भारत में मिलाने का श्रेय किसका जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसका जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का जाता है। किसका जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का जाता है। उसमें भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होगा कि नहीं, इसके लिए एसके धर कमेटी आया था। क्या आया था, एसके धर कमेटी आया था। एसके धर कमेटी आया था। और एसके धर कमेटी कब आया था, तो जून 1948 ईस्वी में आया था। कब आया था, जून 1948 ईस्वी में आया था। और ये अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, तो दिसंबर 1948 ईस्वी में किया था। दिसंबर 1948 ईस्वी में किया था। कब किया था, दिसंबर 1948 ईस्वी में पेश किया था। लेकिन ये जो थे भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का क्या किए थे, विरोध किए थे। ये प्रशासनिक का समर्थन किए थे। प्रशासनिक के आधार पर क्या किया था, समर्थन किए थे। इसके बाद आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया आए थे। इसके बाद क्या आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ पटेल, सीतारामैया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। इन्होंने भी भाषाओं ये कब आए थे, तो ये अपना रिपोर्ट ये कब आए थे, तो दिसंबर 1948 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, दिसंबर 1948 ईस्वी में आए थे। और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे, तो ये अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 ईस्वी में दिए थे। अपना रिपोर्ट कब दिए थे, अप्रैल 1949 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, अप्रैल 1949 ईस्वी में दिए थे। ये भी क्या किए थे, तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन का क्या, ये भी क्या किए थे, विरोध किए थे। उसके बाद आए थे इसमें फिर एक तेलुगु नेता था। कौन सा, तेलुगु नेता था, राम उल्लू, जिन्होंने की भूख हड़ताल पे 58 दिन वो भूख हड़ताल पे रह गया था। कितने दिन, 58 दिन वो भूख हड़ताल पे रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गया था मृत्यु, तो 15 दिसंबर 1952 को हो गया था। कब मृत्यु हो गया, 15 दिसंबर 1952 की उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को क्या हो गया था, राज्यों का गठन हुआ। किसके द्वारा हुआ, कौन से आयोग के द्वारा हुआ था, तो फजल अली आयोग के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, फजल अली आयोग के द्वारा हुआ, फजल अली आयोग। इसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीतारामैया के बाद आए थे फजल अली आयोग। कौन आए थे, फजल अली आयोग आए थे। इन्होंने इसके साथ जो था फजल अली आयोग थे, और अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो अन्य थे हृदयनाथ कुंजर थे। फिर के.एम. पानीकर थे। कौन है, के.एम. पानीकर थे। कौन थे, के.एम. पानीकर थे। कौन थे, के.एम. पानीकर थे। इन्होंने उसी टाइम से वो क्या हो गया था, तो राज्यों का पुनर्गठन हो गया था। क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन भी इन्हीं को माना जाता है, कहा जाता है। किसे कहा जाता था, फजल अली आयोग को क्या कहा जाता है, राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। और ये कब आए थे, तो अक्टूबर 1953 ईस्वी में आए थे। फजल अली आयोग कब आया था, तो अक्टूबर 1953 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, अक्टूबर 1953 ईस्वी में आए थे। अपना बोलेगा रिपोर्ट कब दिए थे, तो रिपोर्ट अक्टूबर 1956 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे रिपोर्ट, अपना अक्टूबर 1956 ईस्वी में दिए थे। और फिर इसके द्वारा भाषाओं के आधार पर राज्यों का क्या हो गया था, गठन का मंजूरी दिया गया था। किसके आधार पर दिया गया था, तो फजल अली आयोग के द्वारा दिया गया था। फिर बोलेगा कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को राज्यों के अनुसार भाषाओं के आधार गठन हुआ था। सबसे पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। उस टाइम उसकी राजधानी कहाँ थी, करनूल थी। उस टाइम उसकी राजधानी कहाँ थी, करनूल थी। और कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। फिर वह बोलेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था। फिर वहाँ जो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 ईस्वी में हुआ। क्योंकि रिपोर्ट कब फजल अली रिपोर्ट कब दिए थे, तो 1956 ईस्वी में दिए थे। उस टाइम राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितना थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और कितना था, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वहाँ फिर बम्बई प्रांत से उसको बम्बई प्रांत को तोड़कर यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात को कब बनाया गया था, 1 मई 1960 ईस्वी को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 मई 1960 ईस्वी का गठन हुआ। कब हुआ, 1 मई 1960 ईस्वी का हुआ था। फिर उसके बाद आया था नागालैंड का कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 का हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 का हुआ था। और फिर उसके बाद हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। फिर उसके बाद आया था मेघालय।
हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 को हुआ था। 25 जनवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हुआ था। फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1971 को मेघालय और 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ था। फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी का हुआ था। और गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी का हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी का हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा पहले पुर्तगालियों का अधीन था। गोवा क्या था? पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को हम लोग कब आज़ाद किए थे? गोवा पहले क्या था? पुर्तगालियों के अधीन था। और गोवा को हम लोग आज़ाद कब किए थे? तो ऑपरेशन विजय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 ईस्वी में इसको हम लोग क्या किया? आज़ाद किए। और ये कब किए थे? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। कब किया था? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको क्या किया था? हम लोग मुक्त किए थे। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। बोलेगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा राज्य का गठन कब हो गया था? तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 का हो गया था। कब हुआ था? 30 मई 1987 का हुआ। कब हुआ? 30 मई 1987 का हुआ था। गोवा राज्य बना था। गोवा केंद्र शासित प्रदेश में का दर्जा कब दिए थे? तब गोवा को पहले गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली को क्या था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। कब मिला था? तब 12वां संविधान संशोधन 1962 को मिला था। कब मिला था? 12वां संविधान संशोधन 1962 को मिला था। 12वां संविधान संशोधन 1962 को क्या मिला था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। लेकिन बोलेगा राज्य का दर्जा कब मिला था? तो राज्य को 30 मई, राज्य कब बना था? 30 मई 1987 को बना था। और ये गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीप को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग क्या किए थे? उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए थे। कब दिए थे? 56वां संविधान संशोधन उसको दर्जा दिए थे। पुडुचेरी का केंद्र शासित, बोलेगा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसको कब मिला था? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में मिला था। कब मिला था? 14वां संविधान संशोधन 1962 में मिला था। अब आते हैं, कल का रिविजन कर लिए। अब आते हैं कौन सा? भाग 2। भाग 2 में क्या था? तो भाग 2 में था नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो भाग 2 में है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक है। और हम भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। और इस अधिनियम कब आया था? तो 1955 ईस्वी में इसकी अधिनियम आया था। कब आया था? और हम लोग बोलेगा नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बोलेगा यह सबसे जटिला भाग कौन सा है? तो सबसे जटिल भाग 2 है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बताया था। किसने बताया? सब बोलेगा सबसे जटिल भाग कौन सा है? तो सबसे जटिल भाग 2 है। सबसे जटिल भाग कौन सा है? तो भाग 2 है। और ये कौन बोला था कि ये सबसे जटिल है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोले थे। कौन सा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि ये भाग 2 सबसे क्या है? जटिल है। नागरिकता संबंधित अधिनियम कब आया था? तो 1955 ईस्वी में आया था नागरिकता संबंधित अधिनियम। तो नागरिकता हमें 5 तरह से प्राप्त होता है और 3 तरह से समाप्त हो जाता है। नागरिकता हमें कितने तरह से प्राप्त होता है? तो नागरिकता हमें 5 तरह से प्राप्त होता है, 3 तरह से समाप्त किया जाता है। पहले तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और अर्जित भूमि के आधार पे। जन्म के आधार पे क्या होता था? प्रत्येक भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो, क्या हो? जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो, वो क्या होता है? उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। वंश के आधार पे, तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत की नागरिक होना चाहिए। दोनों में से एक क्या होता? ये वंश के आधार पे भारत, जो कि विदेश में बच्चे जन्म ले रहने वाले हैं, उनके माता पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता मिलेगा। पंजीकरण के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होता है। कितना रहना होता है? 7 साल भारत में रहेगा, तब पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा? जैसे
देशीकरण के आधार पे, तो देशीकरण के आधार पे दिया जाता है। तो भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, ठीक है, और नागरिकता प्राप्त कर दिया जाता है। जैसे कि 11 साल देश में रहना होता है। जैसे पंजीकरण के आधार पे बोलेगा तो 7 साल भारत में रहना होगा। कितने साल? 7 साल। लेकिन अधि देशीकरण के अनुसार बोलेगा तो 11 साल भारत में रहना होगा। कितने साल? 11 साल में भारत में रहना होगा। आपका व्यवहार ये सब देखा जाएगा। फिर अर्जित भूमि के अनुसार किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने पर वहाँ के लोगों को क्या सतत नागरिकता, स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाता है। किसका? तो अर्जित भूमि, वहाँ पे नागरिकता क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जन्म के आधार अर्जित भूमि के अनुसार हो गया। फिर 1986 ईस्वी में भारत का अंत्य है। भारत की नागरिकता का अंत नियम प्रकार के से हो सकते हैं। जैसे कि भारत की नागरिकता का वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि छीना जा सकता है। तो तीन तरह से 5 तरह से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरह से छीना जा सकता है। तो छीनने का मतलब खत्म होने का नागरिकता कौन कौन से है? तो पहले नागरिक का परित्याग करने से आप नागरिकता को क्या कर सकते हैं? परित्याग कर सकते हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर क्या होता है? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, किसने द्वारा? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर 3 तरह से आपकी नागरिकता को छीन लिया जा सकता है, 5 तरह से आपकी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता संबंधित नियम कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। बोलेगा नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसा नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसा नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 ईस्वी में आया था। भारत की नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 ईस्वी में आया था। और ये भाग कितने थे? भाग दो में कौन सा? भाग 2 में जो था वो अनुच्छेद कितने थे? तो 5 से लेके 12 तक थे। कितने थे? 5 से 12 तक है। 5 क्या कहता है? तो 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर थे उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत में के अंदर था तो उसको नागरिकता मिला जाएगा। और अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए थे। कहाँ? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। वो संविधान से पाकिस्तान से भारत आए थे, लेकिन वो संविधान बनने से पहले अगर आए तो भारत की नागरिकता मिलेगा, लेकिन संविधान बनने के बाद आएंगे तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तानी चले गए थे। भारत से पाकिस्तानी क्या हो गए थे? चले गए थे। ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में भ्रमण करने गए या नौकरी करने गए तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। आप विदेश गए जैसे कि दुबई गए या और कहीं भी गए तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश गए कमाने, आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता आपको क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। और अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 10 कहता है भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप वह कोई देश की विरोधी कार्य नहीं करेंगे। आप अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता आपका क्या बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? तो जब तक कि आप कोई भी देश विद्रोह कार्य नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। बोलेगा नागरिकता संबंधित कानून कब बनाती है? तो संसद बनाती है। यह जिम्मेवारी किसका होता है? तो यह गृह मंत्री का होता है। किसका होता है? गृह मंत्री का होता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता संबंधित कानून बोलेगा तो कौन बनाता है? संसद बनाता है। और ये जिम्मेवारी किसकी होती है? तो गृह मंत्रालय की होती है। किसका होता है? तो गृह मंत्रालय का होता है। जैसे कि CAB क्या होता है? CAB इसमें क्या होता है? तो सिटीजनशिप अपार्टमेंट बिल होता है। क्या था? नागरिकता संबंधित संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में आया था।
सॉरी 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में आया था। CAB यानी नागरिकता संशोधन विधेयक कब आया था? तो 2019 में आया था। कब आया था? और फिर CAA यानी सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट एक्ट कब आया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ही आया था। CAB में कितना था? CAB जो था, ये CAB ये जो था ये कब आया था? तो 2019 में आया था। कब आया था? इसमें लोकसभा 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। कब का था? 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। राज्यसभा 10 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2019 को अनुमति मिली थी। अब बोलेगा कि CA कब लागू हुआ था? तो 10 जनवरी 2020 को पूर्ण तरह से लागू हुआ था। NRI क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन पासपोर्ट धारक जो विदेश जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पासपोर्ट बनाते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन। और फिर होता है PIO ये क्या होता है? तो ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है OCI का तो ऑब्जर्व सिटीजनशिप इंडियन होता है। सिटीजनशिप ऑफ क्या होता है? इंडियन होता है। भारतीय नागरिकता था लेकिन अब नहीं है। OCI मतलब क्या होता है? भारतीय नागरिकता था लेकिन अब क्या है? अब नहीं है। अब भाग कितना है? अब भाग है 3। भाग 3 है क्या? तो भाग 3 में क्या है? यहाँ पे है भाग 3। भाग 3 जो है भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। क्या है? 12 से लेके 35 तक है। और वो बोलेगा ये कहाँ से लिया गया? तो भारत की नागरिकता ये मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बोलेगा भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? तो ये 12 से लेकर 35 तक है। और ये कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और भाग 3 में कितना? 12 से लेके 35 तक इसके अनुच्छेद हैं। और अब ये भारत का अधिकार पत्र है। क्या? भारत का अधिकार पत्र है। इस क्या है? भारत का अधिकार पत्र है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। हम लोग भारत का मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? भारत का अधिकार पत्र। इसे मूल अधिकारी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? मूल अधिकारी का जन्मदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और बोलेगा भारत पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। बोलेगा मैग्ना कार्टा का प्रयोग यहाँ पर लिखा है मैग्ना कार्टा का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। एवं फ्रांसीसी शब्द मैग्ना कार्टा बोलेगा कैसा शब्द? मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है। और इसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड के राजा जॉन मेजर ने 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो जॉन मेजर थे। इंग्लैंड के राजा कौन थे? जॉन मेजर थे। इन्होंने 1215 ईस्वी में क्या था? जॉन मेजर ने 1215 ईस्वी में जॉन मेजर कौन थे? इंग्लैंड के राजा कौन थे? जॉन मेजर 1215 इसमें जिसमें किसानों को लिखित में कुछ अधिकार दिया करते थे। क्या कहते थे? किसानों को लिखित में क्या कुछ अधिकार दिया करते थे। और जैसे कि भारत में मौलिक अधिकार का भाग कितना मांग मौलिक अधिकार का मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। मौलिक अधिकार का मांग किसने किया था? तो मौलिक अधिकार का मांग बाल गंगाधर तिलक किए थे। और ये प्रस्ताव स्वराज विधेयक कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। बोलेगा मौलिक अधिकार का सबसे पहले मांग किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक किए थे। ये प्रस्ताव कब रखा गया था? तो स्वराज्य विधेयक 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। INC कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में आया था। और इसमें
INC ये अधिवेशन कब आया था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कब आया था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में था। कब आया था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो SBBP थे। कौन थे? SBBP थे। कौन थे? SBB। मौलिक अधिकार का समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो SBBP थे। कौन थे? SBBP थे। SBBP। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो JP कृपलानी थे। उप समिति बोल देगा तो उप समिति कौन थे? JP कृपलानी थे। उप समिति कौन था? JP कृपलानी थे। उप समिति कौन था? JP कृपलानी थे। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका देश से लिया गया। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। यह अधिकार जन्म से ही मिलता है। मैग्ना कार्टा हम लोग का मौलिक अधिकार हम लोग जन्म से ही मिलता है। क्या मिलता है? जन्म से मिलता है। मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। क्या होता है? नकारात्मक, व्यक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आते हैं। जैसे कि मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। मूल अधिकार को क्या राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं है। पूर्ण रूप से क्या समाप्त? मूल अधिकार में संशोधन कौन करता है? तो संसद करता है। मूल अधिकार में अगर संशोधन करना है तो कौन करेगा? तो संसद करेगा। मूल अधिकार में संशोधन कौन करेगा? तो संसद करेगा। और इसमें मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में है। सुप्रीम कोर्ट किस में? अनुच्छेद 32 में है। और फिर बोलेगा हाई कोर्ट किस में है? तो 226 में है। अनुच्छेद 232 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट किस में है? हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 226 में क्या है? हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 226 में क्या है? तो हाई कोर्ट है। वाद बोलेगा कि मूल अधिकार क्या वाद योग है? तो हाँ वाद योग है। लेकिन न्याय उचित है, इसमें न्याय मिलता है? तो हाँ न्याय मिलता है। बोलेगा न्यायालय द्वारा संरक्षित है? हाँ तो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार संरक्षित है। मौलिक अधिकार 7 प्रकार से मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 प्रकार का था। कितना था? प्रारंभ में 7 प्रकार का था, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अब कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। संपत्ति मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति मौलिक अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया गया। और अनुच्छेद 31 का था। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। और इसको किसके द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन। क्या उसके द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और इसे अब क्या बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब इसको किस में रखा गया था? तो अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया है। किस में रख दिया? अनुच्छेद 300 के कम में इसको रख दिया गया। और उस टाइम बोलेगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। फिर मौलिक अधिकार 6 प्रकार के कौन कौन सा है? तो हम मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से है? तो है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। फिर बोलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 23 तक है। 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? तो 19 से लेके 22 तक है। फिर आएगा शोषण के विरुद्ध कहाँ है? तो 23-24 में। शोषण का विरुद्ध कहाँ है? अनुच्छेद 23 से लेके 24 है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से लेके 24 है। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का 29 से 30 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ? 25 से लेके 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? 25 से लेके 28 तक है। बोलेगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ से? तो 29 से लेकर 30 तक है। शिक्षा और संस्कृति अनुच्छेद 29 से 30 तक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32 में। यानी सुप्रीम कोर्ट किसमें? 32 में। और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया, जिसमें क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था। किसके द्वारा समाप्त किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 12 अब आता है, हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद
अनुच्छेद अनुच्छेद इसमें कितना था भाग 3 में, तो भाग 3 में जो था 12 से लेके 35 तक था। कितना था 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 क्या कहता था, 12 में क्या है, 12 में है परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता था, अनुच्छेद 12 में है परिभाषा। और अनुच्छेद 13 क्या कहता था, अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण यानी छुआछूत। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। हमारे मूल अधिकार पे क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे कि हमारे मूल अधिकार पे क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। जैसे कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से है, 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। और 14 में क्या है, तो 14 में है कानून के समक्ष समानता। कानून का समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया कानून के समक्ष समानता। देखिए यहाँ पे है ना स्वतंत्रता का समानता कहाँ है, 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है। धार्मिक का स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंध 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार कैसे 14 से लेकर 18 तक है। 14 में क्या है, तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ये एक समान कानून बनाएगा तथा यह एक समान लागू करेगा। 14 का ए कहाँ से लिएगा, तो कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी जो कि ब्रिटेन से लिया गया। और वहीं पे बोल देगा कानून के समक्ष कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण, तो ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। संरक्षण बोल देगा तो अमेरिका हो जाएगा। संरक्षण बोल देगा तो कहाँ हो जाएगा, अमेरिका। और यहाँ स्वतंत्रता समानता बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव पे है। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो किसी नागरिक को केवल छुआछूत जाति धर्म ये सब पे क्या है, तो उसको महिला बच्चा बूढ़ा दिव्यांग पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए ये विशेष प्रावधान है। क्या है, विशेष प्रावधान है उसके लिए। अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 5 के 15 के 2 क्लोज 2 में क्या है, कोई भी नागरिक केवल धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान किसी भी आधार पर सार्वजनिक जैसे दुकान होटल सार्वजनिक भोजनालय मनोरंजन कुआं स्थान होटल इसमें क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। और फिर वहाँ पे अनुच्छेद 15 के 3 में क्या था, 15 के 1 और 15 के 2 में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है। क्या है, सामान्य नियम का अपवाद है। यह अनुच्छेद उपलब्धि करता है कि अनुच्छेद 15 का कोई बात राज्य को स्त्री या बालकों के लिए विशेष उपलब्ध बना नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 15 का 4 क्या कहता था, अनुच्छेद 15 का 4 कहता है, अनुच्छेद 15 के 4 क्या कहता था, अनुच्छेद 15 के 4 कहता है कि 15 के 1 और 15 के 2 में दिए गए समान नियमों को दूसरा अपवाद है। इस अनुच्छेद के तहत किसी सार्वजनिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या सकता है, प्रावधान कर सकता है। और ये पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा हुआ था। 5 के 4 संविधान में संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में मद्रास राज्य में वनवास किया गया था। कब क्या था, बनाया गया था। और किसके द्वारा, चंपा कदरई दोराजराई आदि में उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। फैसले के प्रभाव में शून्य के लिए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15 के 5 अनुच्छेद 15 के 5 में क्या है, यह अनुच्छेद 2006 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें और क्लोज 15 के 6 ये किसमें है, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक सर्वेक्षण जो 10% का छूट दिया गया था। इसके लिए क्या था, 15 के 6 16 में क्या है, लोक नियोजन है। 16 में क्या है, लोक नियोजन। 16 के ए में क्या था, राज्यों के अधीन। 16 में क्या था, तो राज्यों के अधीन
अवसर की समानता प्रदान करता था। यह केवल 7 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? तो किस किस में नहीं भेदभाव किया जाता है? तो जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर इसमें लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की भी चर्चा है। बोलेगा पिछड़े वर्ग का आरक्षण का चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में जो है 16 के ए में क्या है? आरक्षण है। 16 में एससी के लिए कितने परसेंट आरक्षण है? तो 15% है। एससी के लिए कितने परसेंट आरक्षण है? तो 15% आरक्षण है। और एसटी के लिए कितने परसेंट आरक्षण? तो एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है। फिर बोलेगा ओबीसी के लिए कितने हैं? तो ओबीसी के लिए कितने परसेंट आरक्षण है? तो 27% आरक्षण है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना परसेंट आरक्षण है? तो 10% आरक्षण है, जो कि 123वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया था। कितने परसेंट? 10%। बोलेगा एससी के लिए कितना है? तो 15%। एसटी के लिए कितना है? 7.5%। ओबीसी के लिए कितना है? 27%। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की आरक्षण किया गया है। किस में किया गया है? तो ये 15/6 में किया गया था। ओबीसी के पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 338 के बी में है। किस में है? अनुच्छेद 338 के बी में है। ओबीसी किस में? अनुच्छेद 338 के बी में है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था? तो 1953 में काका कलेरर के आया था। कब आया था? काका कलेरर के 1953 ईस्वी में आया था। अनुच्छेद 338 में क्या था? अनुच्छेद 338 में एससी आयोग है। अनुच्छेद 338 में क्या है? एससी है। बोलेगा अनुच्छेद 338 में क्या है? तो अनुच्छेद 338 में एससी है। अनुच्छेद 338 में क्या है? एससी है। और अनुच्छेद 338 के ए में बोल देगा तो एसटी है। ए में बोल देगा तो क्या है? एसटी है। और फिर बी में क्या है? तो बी में है पिछड़ा वर्ग, जो कि 102वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया था? दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया था? दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है छुआछूत। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत है। और ये अस्पृश्यता इसमें। और 18 में क्या है? उपाधियों के अंत। 18 में क्या है? उपाधियों के अंत। 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता है। 19 से लेके 22 तक कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और यहाँ पे आई से लेके एफ तक और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया था। किसको? तो संपत्ति के बोलने का स्वतंत्रता है। किसमें? अनुच्छेद 19 के ए में। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या है? तो कहीं घूमने की स्वतंत्रता है। और सी में क्या है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में क्या है? तो कहीं किसी के देश क्षेत्र में आगमनी घूमने की स्वतंत्रता है। फिर वहाँ पे ई में क्या है? तो किसी भी क्षेत्र के 19 के ए में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में क्या है? तो बी में है सभा और सम्मेलन के और 3 में क्या है? सी में है तो संगठन करेंगे। और डी में क्या है? तो उस भारत के अंदर भ्रमण करेंगे। भारत के अंदर क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। डी में क्या करेंगे? भारत के अंदर भ्रमण करेंगे। ई में क्या करेंगे? तो ई में 19 के ई में क्या है? तो किसी देश के भी क्षेत्र में बसने की, मतलब किसी देश में हम लोग जाकर क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं। उस किस में है? तो अनुच्छेद 19 का सी में है, 19 का ई में है। और फिर एफ में क्या है? तो संपत्ति अर्जित था। एफ में क्या था? संपत्ति अर्जित था, जो कि ये समाप्त कर दिया गया है। और इसको अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और एफ जी में क्या था? तो जी में है व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता। व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता। देखिए पहले कहीं जाइएगा तब विचार 19 में क्या है? तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद जाइएगा कहीं तो वहाँ पे क्या कीजिएगा? सभा कीजिएगा, बातचीत। उसके बाद क्या कीजिएगा? उसको एक ग्रुप बनेगा तो संगठन। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा? संगठन बनाइएगा तो वहाँ पे भारत में जाके वहाँ उसके अंदर घूमिएगा, भ्रमण कीजिएगा। दोस्त बनाए तो कहाँ कीजिएगा? घूमिएगा। फिर वहाँ पे घूमने जाइएगा तो वहाँ फिर किसी क्षेत्र में वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा तो वहाँ पे कीजिएगा? बस जाइएगा। और बसिएगा तो वहाँ पे क्या कीजिएगा? फिर वहाँ पे रहने के लिए आप अस्थायी निवास बन गए तो वहाँ पे क्या कीजिए? व्यापार कीजिएगा। क्या कीजिएगा? व्यापार कीजिएगा। तो बोलेगा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 19 के ए में है।
और फिर सभा करने का किस में है, तो अनुच्छेद 19 के बी में है। फिर संगठन करने का किस में है, तो अनुच्छेद 19 के सी में है। डी में क्या है, तो भारत के अंदर भ्रमण करेंगे। ई में क्या है, तो ई में है देश से किसी क्षेत्र में बसने का स्वतंत्रता। एफ में क्या है, तो एफ में संपत्ति अर्जित था जो कि ये समाप्त कर दिया गया है। और ये जी में क्या है, तो व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है।